हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी वीस्टास बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट ए मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। एक बार मैं उसको फिर से समराइज़ कर देती हूँ कि जो इसका मेन कैरेक्टर है वो चार्ली है। वो सडनली बाई चांस भी बोल सकते हैं या किसी भी वे से थर्ड लेवल में एंटर कर जाता है। उसके बाद वो एंटर करने के बाद जब वापस आता है तो अपने फ्रेंड को बोलता है, उसका जो फ्रेंड होता है सैम वेनर, उसको बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ। तो उसका फ्रेंड बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तुम्हारी माइंड की कंडीशन ऐसी है, तुम शायद स्ट्रेस में जी रहे हो या फिर तुम्हारी ये एक एस्केपिस्ट मेंटेलिटी है तुम्हारी। और उसकी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी स्टूडेंट, कि इसमें उसकी जो चार्ली की जो एक हैबिट है, जिसको बोलते हैं एक हॉबी उसको बोलेंगे, वो हॉबी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की है। मतलब स्टैम्प कलेक्शन वो करता है, स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है। तो उसका जो साइकोटिस्ट फ्रेंड है सैम वेनो, वो हमेशा उसको बोलता है कि देखो तुम इससे आज का वर्ड जो हो काफ़ी स्ट्रेसफुल है और टेंशन से भरा है, इसलिए तुम अपने आप को उस वे में लेके जाते हो। तो वहाँ पे ये जब थर्ड लेवल में जाता है तो अपने फ्रेंड के पास वो जाता है ये बोलने के लिए कि देखो यार मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ है, ऐसी सब चीज़ें देखी। अभी वो थर्ड लेवल में एंट्री कर चुका है। वहाँ पे उसने क्या क्या देखा था, एक वुडन जो होता है गेट था, टिकट्स, वहाँ पे एक टिकट विंडो थी, वहाँ पर टिकट विंडो पे बैठा हुआ एक मैन भी था, वो टिकट विंडो पे टिकट बेच रहा है। फिर वो क्या देखता है कि जो टर्मिनल्स हैं उसके वो वुडन से बने हुए, जबकि आज की डेट में आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन कहीं भी होते हैं वहाँ पे कहीं भी वुड का यूज़ नहीं यूज़ होता, पूरा मेटेलिक होता है जो हमारे रेलवे स्टेशंस होते हैं। तो एक डिफरेंस तो उसने देखा। दूसरा डिफरेंस उसने ये देखा वहाँ पे कि लाइट फ्लिकर कर रही है, लाइट फ्लिकर कर रही है। आज की डेट में आपने कभी नोटिस किया है लाइट कहीं पे हम जाते लाइट फ्लिकर करती है एकदम से, कम ज़्यादा कम ज़्यादा? एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पे, जो एक वन टाइप ऑफ द गैस पेट्रोमैक्स टाइप के वो वहाँ पे जल रहे थे लाइट को करने के लिए वहाँ पे। तो बहुत दो डिफरेंसेस उसने देखे। अब वो आगे जाता है, आगे वो देखता है। मैं अब पेज नंबर 4 आपके सामने जो मैंने पीडीएफ में ओपन किया है उसको रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देयर वर ब्रास स्पिडोन्स। इसका मतलब है, स्पिडोन्स का मतलब क्या है कि स्पिटिंग बॉक्स, जैसे कि आज की डेट में डस्टबिन्स रखे होते हैं ना ब्लू एंड ग्रीन कलर के, वहाँ पे तब के ज़माने में क्या रखे हुए थे, ब्रास के स्पिटोन्स रखे हुए थे कि आपको अगर स्पिट करना है, कहीं पे भी थूकना है तो इसमें आप स्पिट करेंगे, अदरवाइज पेनल्टी पड़ेगी। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। एक लाइट की एक रे मैंने देखी आगे स्टेशन। A man was pulling the gold watch from his waist pocket and snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890. Okay, 1890. 1890. I never saw so many beard sideburns and the fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with the leg of the mutton sleeves and a skirt at the top of her high button shoes. Back of her, out of the tracks, I caught a glimpse of the locomotive, a very small courier, and its locomotives with a funnel shaped stack, and then I knew. इस पैरा में वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे उसने 3-4 चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आप इसको एकदम कॉन्सेंट्रेटली सुनिएगा। वो वहाँ से आगे जाता है, एक आदमी आ रहा होता है। वो आदमी अपनी जो वेस्ट पॉकेट, जो हमारी शर्ट होती है, जो मैन शर्ट पहनते हैं उसके अंदर से जो वेस्ट पहनते हैं, जो अंडर शर्ट होती है, उसके पॉकेट से, मतलब छुपाने वाला जो पॉकेट होता है कि वहाँ पे कोई चोरी ना कर सके। ओल्ड मैन ज़्यादा ये यूज़ करते हैं जब ट्रेन में जर्नी करते हैं, वेस्ट पॉकेट से अपनी
गोल्ड वॉच निकालता है और उस कवर को खोलता है और उसको देखता है और फ्रॉन्ट करता है। वो क्यों वो वॉच निकाल रहा है, उसने वहाँ क्यों छुपा रखी है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये नहीं समझ पाए। उस आदमी ने एक डैबी मतलब ओवल हैट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का, जिसमें 4 बटन लगे हुए हैं और टाइनी लेपल्स शेप के कॉलर्स होते हैं। और एकदम उसकी मुस्टैच जो है एकदम हैंडल बियर एकदम मुड़ी हुई, इस तरीके से उसकी मुस्टैच है। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा स्टेशन पे, मतलब जितने लोगों को वो देख रहा है उनका ड्रेसअप 1890 का है। ओके, 1890 का ये ईयर आपको कंसिडर करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करके उसको बाय हार्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ईयर आपके जब चैप्टर की एंडिंग होगी तब आपको इसका कैलकुलेशन हमें करना है, उसके बाद ही इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो वो बोलता है इस तरीके के तो मैंने कभी भी 1890 के कपड़े क्यों इन लोगों ने पहने हुए हैं, जबकि आज हम जैसे अभी हम 2020 में रह रहे हैं, 2010 में या 2000 में 1919 में अगर हम जाएं 1990 में, तो तब के कपड़े जो होते थे एकदम अलग, एकदम हमको अलग से पता पड़ जाएगा, हम लोगों को ज़्यादा पता पड़ेगा, क्योंकि हम 20 का फैशन भी देख रहे हैं, 90s में भी हम रह के आए। तो हमें कोई 90s वाला कोई ड्रेस, कोई साड़ी का प्रिंट या ड्रेस का प्रिंट, ड्रेस के कॉलर, स्लीव्स, ये सब दिखे तो हमें पता पड़ जाएगा कि अरे ये तो तब का ड्रेस है, कितना पुराना ड्रेस पहन के ये इंसान घूम रहा है। हम लोगों को ज़्यादा पता, उसको भी ऐसे ही पता पड़ गया कि ये जो है यहाँ पे ये 90 के कपड़े पहन के क्यों लोग घूम रहे हैं, ऐसे मुस्टैच का शेप, ऐसा हेयर स्टाइल, ऐसे स्लीव्स में भी डिज़ाइंस चेंज होते हैं, फैशन चेंज होता है, कभी स्लीवलेस चलते हैं, कभी हाफ चलते हैं, कभी अम्ब्रेला स्लीव्स चलते हैं, सो मैनी स्लीव। तो यहाँ पे वो देखता है कि मैंने ऐसे कपड़े और इस तरीके के तो मैंने कभी देखा ही नहीं। फिर वो एक वुमेन को देखता है, उसने एक ड्रेस पहनी हुई है, उसकी जो मटन स्लीव्स हैं, मटन स्लीव्स मतलब आगे से खुली हुई एकदम से, और उसकी स्कर्ट जो है और उसके हाई बटन शूज़ हैं, और उसके पीछे उसने कुछ ट्रैक है। तो मैंने एक लोकोमोटिव देखा, मतलब एक वन टाइप ऑफ द इंजन लोकोमोटिव, तो उसके पीछे एक स्मॉल कुरियर एंड द ईव्स लोकोमोटिव उस पर लिखा हुआ था, और उसका जो स्टैक है वो फनल शेप्ड है। एंड देन आई न्यू, to make sure, I walked over to the newsboy and glanced the stack of papers at his feet. It was the Word, and the Word hasn't been published for years. The lead story said the something about the president Cleveland. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. 1890। अब वो आगे देखता है, मैंने बोला चलो मैं आगे देखता हूँ। वहाँ वो एक न्यूज़ बॉय को देखता है। न्यूज़ बॉय का मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर वो बेचने के लिए उसके पास पूरा पैरों के पास एकदम काफ़ी बड़ा हीप लगा हुआ है। उस स्टेक ऑफ पेपर में देखो यहाँ पे आपका पिक्चर भी दे रखा है, द वर्ड। इससे भी एक मिस्ट्री आगे चैप्टर के एंडिंग में हमें अंडरस्टैंड होगी। उस लड़के के पास कौन सा न्यूज़पेपर है, द वर्ड। उसके अंदर जो उसकी हेडलाइन है उसकी, उसमें लिखा है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। फिर ये सोचता है कि मैंने ये पेपर तो, द वर्ड पेपर तो कब का बंद हो चुका है, ये तो अभी प्रिंट ही नहीं होता है। और एक बार वो लाइब्रेरी जाता था, तो उसने लाइब्रेरी की एक मैगजीन में पढ़ा था कि जून 11, 1894 को क्लीवलैंड के बारे में द वर्ड पेपर में ऐसी न्यूज़ छपी थी, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये बोला, रशिया वाले ने ये बोला, चाइना वाले ने ऐसा बोला, वट एवर, सो मैनी थिंग्स। तो इसको याद आया, ये दोनों वर्ड में जी रहा है। लिसन, ये अपने प्रेजेंट वर्ड में जी रहा है। प्रेजेंट वर्ड में इसने लाइब्रेरी में देखा कि द वर्ड न्यूज़पेपर प्रिंट ही नहीं होता है आज के ज़माने में। आज हम आपको बोलें कोई पुरानी बुक ढूंढे कि नहीं नहीं, ये तो 10 साल पहले, 15 साल पहले बंद हो चुकी है। ये क्लैश हो रहा है, खुद परेशान हो रहा है, और वो देख भी रहा है कि द वर्ड में आज की डेट में ये प्रिंट छपा हुआ है। फिर आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, नोइंग दैट here on the third level at the Grand Central I could buy tickets that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894, and I wanted 2 tickets
टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब यहाँ पे वो बोलता है, सोचता है, फिर आगे बढ़ता है, बोलता है मुझे 2 टिकट्स लेनी है, लुइसा उसकी वाइफ का नेम है, उसके लिए और अपने लिए। अब वो बोले हम यूनाइटेड स्टेट से कहीं और जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में रश है, बस कुछ टाइम के लिए या फिर फॉर एवर हम ऐसी जगह पे जाके बसेंगे जहाँ पे कोई स्ट्रेस ना हो, एकदम अच्छा एटमोसफियर। वो कहाँ जाना चाहता है पता है? गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो उसका गांव का एरिया है, जहाँ उसका बचपन गुजरा है। तो उसको अपने बचपन की सब यादें आती हैं कि सब कितनी पीसफुल लाइफ थी, कितना स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर था, कोई किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करता था, कोई कंपटीशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। वो बोलता है मैं अपने लुइसा के लिए टिकट लेता हूँ और हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। इसने 2 टिकट्स, तो अब वो मांगता है, ठीक है, विंडो पे जाके, हैव यू एवर बीन देयर। अब वो हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है कि चार्ली बात किससे कर रहा है। अभी चार्ली हमको अपनी स्टोरी सुना रहा है, वो हमसे पूछ रहा है इट्स अ वंडरफुल टाउन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में कि वो कैसा कैसा टाउन है। वो ऐसा टाउन है, बोले आप कभी गए हो वहाँ पे? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड द ट्रेमेंडस ट्री whose branches met overhead and roofed the street, and in 1894 summer evenings were twice as long as, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in the peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I want it. 2 tickets फॉर दैट। वो बोलता है आप कभी गए हो? अब वो खुद डिस्क्रिप्शन दे रहा है गेल्सबर्ग इलिनॉइस का, इतना वंडरफुल टाउन है, बोले अभी तक ये एकदम पुराने ज़माने के बने हुए घर हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लॉन्स हैं, इतने लंबे लंबे ट्रीज हैं रोड के दोनों तरफ से कि एक रूफ ये बना देते हैं आपके सिर के ऊपर। फिर वो बोल रहा है कि समर की इवनिंग पता है कैसी होती है? आज की डेट में इंसानों की समर की इवनिंग कैसे होती है? पापा 9-10 बजे घर आएंगे, खाना खाएंगे, थके हुए रहेंगे, जिसकी मॉम वर्किंग है उनको भी अपने कल, अगर आज वो 8 बजे काम से फ्री होती हैं, फिर वो डिनर की प्रिपरेशन करेंगी, फिर मॉर्निंग का फिक्स करेंगी क्या करना है, बच्चों को स्कूल जाना है, फुर्सत ही नहीं है। वहाँ फुर्सत ही फुर्सत है। यहाँ पे देखो मैन जो हैं एकदम क्वाइटली उन लॉन्स में जाके सिगार स्मोक करते हैं। तब पहले के ज़माने में स्मोकिंग के लिए एक रॉयल्टी माना जाता था, तो वो सिगार एकदम क्वाइटली, वो मतलब किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से, मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आराम से मैन बैठ के साथ में बैठ के सिगार स्मोक कर रहे हैं। विमन जो है जितनी औरतें बैठी हैं, पाम लीफ के फैंस हैं, पंखे जो होते हैं हाथ के पंखे, वो लेके आराम से अपने को हवा दे रही हैं। और वहाँ पे फायर फ्लाइज भी हैं, जुगनू जिसे बोलते हैं, रात का टाइम है, फायर फ्लाइज उनके आजू बाजू घूम रहे होते हैं। इतना पीसफुल वर्ल्ड है, सब शांति से जीते हैं वहाँ पे, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। और यही डिस्क्रिप्शन इसने हर बार यहाँ पे चार्ली ने सैम को किया था। सैम जो उसका साइकोट्रिस्ट फ्रेंड है, क्योंकि सैम की जो लाइफ थी वो शहर में गुजरी थी, उसको पीस के बारे में, वो हमेशा एक पीसफुल जगह ढूंढता था जहाँ वो जाना चाहता था और जहाँ जाके वो कुछ दिन फुर्सत के गुजारे या फिर फॉरएवर वहीं रह जाए। तो यहाँ पे उसने डिस्क्राइब किया है। अब वो बोल रहा है कि तब इतनी पीस थी दुनिया में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1914 में, ओके, ये 18 तक चली थी, 19 में ओवर हुई थी। तो वो बोलता है कि वो ऐसी दुनिया थी जिससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मतलब 19 तो क्लियर है यहाँ पे, 1894 तो क्या है, 20 इयर्स दूर है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट होके 45 तक चली थी। दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है इससे वो तो मतलब और भी दूर है, 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, है ना। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स। अभी इसने यहाँ पे 3 डॉट्स दिए, मतलब वो कुछ और बोलना चाहता है, एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे, सीधे बोलता है विंडो पे जाके, आई वॉन्ट 2 टिकट्स फॉर दैट। मुझे वहाँ के लिए, कहाँ के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट्स चाहिए। अब उसके बाद वो द क्लर्क फिगर्ड, क्लर्क सीधे उसको देता है, टिकट देता है और बोलता है, द क्लर्क फिगर द फेयर एंड ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैटबैंड बट द फिगर
figured the fare and I had enough for the 2 coaches ticket on way. But when I counted out the money, the looked up the clerk was the staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far, and glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we used to nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even 1894. पूरा डिस्क्रिप्शन, एक चीज़ आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना भी इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है वो 1894 की एज में वो चला गया था, थर्ड वर्ल्ड में। ओके, अब वो टिकट विंडो पे जाता है, वो बोलता है 2 टिकट मुझे यहाँ पे गिल्सबर्ग एलियंस के लिए, वो देता है, मैं पैसे देता हूँ, बोले उसको फेयर देता हूँ। तो वहाँ पे जब मैं रखता हूँ काउंटर पे पैसे, तो जो क्लर्क होता है वो मुझे एकदम स्टेयर करने घूरने लगता है, बोलता है ये पैसे, ये बिल का मतलब यहाँ पे मनी है, बिल का मतलब इट्स मीन मनी। वो देखता है क्लर्क उसको स्टेयर करके बोलता है, वैसे करता है, ये पैसा है आपको, ये पैसा नहीं है, और अगर तुम मुझे मिस्टर, स्किन मी का मीनिंग है बेवकूफ़ बनाना, टू मेकिंग फूल, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, मतलब इसका तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और मुझे देखते, मैं कैश की तरफ देखता हूँ, उसके बाजू में जो ड्रॉर था उसकी तरफ देखता हूँ, तो उसमें पुराने ज़माने के नोट पड़े थे। तो मुझे समझ आया कि ये मतलब डिफरेंट लुकिंग नोट्स हैं, इट मीन ये 1894 में इसमें गया है, थर्ड वर्ल्ड में गया है, तो शायद ये अभी हो सकता है कि 19th, ऑब्वियसली ये 19th सेंचुरी में इसने ये स्टोरी लिखी है। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज, वो बोलता है वो तो पुरानी करेंसी पड़ी हुई है, उसको समझ आ जाता है। सपोज हम इस वे से यहाँ पे इमेजिन करेंगे, लाइक हम में से कोई थर्ड, जो एक थर्ड लेवल है उसमें चला जाता है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 500 रुपीज़ के एंड 1000 रुपीज़ की जो नोट्स हैं वो क्या कर दी है, उनको न्यू नोट्स में रिप्लेस कर दे, वो बैन हो गई है। मैं अगर थर्ड लेवल में जाती हूँ, या आप में से एक इमेजिन करना पड़ेगा कि हम में से कोई थर्ड लेवल में जाता है, मैं ट्रेन की टिकट लेती हूँ, कोई भी टिकट लेती हूँ, तो मैं आज की 500 की नोट दूंगी, 1000 की नोट तो हमारे पास है नहीं, सपोज मैं 2000 की नोट उसको देती हूँ, मेरा बिल हुआ 1500 रुपीज़, मैं अभी करंट अपनी 2000 की नोट देती हूँ, तो मुझे सामने वाला बोलेगा कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, है ना, यू आर स्किनिंग मी, तुम मुझे स्किन मी कर रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं बोलूँगी मैं 2000 की नोट इसको दे रही हूँ, मैं इसको क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ। लेकिन फिर मेरी नज़र टिकट काउंटर पे पड़ी, तो मैंने वहाँ देखा कि वो वहाँ 1000 रुपीज़ और 500 की पुरानी 2010 की करेंसी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्लैश आ गया। अब आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया, वो ये समझ गया। तो उसने बोला कि भाई यहाँ से तो भाग लेना अच्छा है, वो तो डर गया, मतलब ओल्ड स्टाइल बिल, ओल्ड स्टाइल की हम 2020 में 2010 की करेंसी देख रहे हैं, अगर वो हम उसको दे रहे हैं 20 की करेंसी और वहाँ उसके पास पड़ी है 2010 की करेंसी, बिलीव नहीं होगा, बिलीव हो ही नहीं सकता है, कहाँ से आ गया, क्या एक्चुअली में चार्ली थर्ड लेवल में गया है। इट मीन्स टाइम मशीन से वो 10 साल 15 साल बैक चला गया है। इससे रिलेटेड आपके हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, उसी से रिलेटेड, क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड ये चैप्टर है। और लास्ट ईयर भी आपके पास चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, तो वो क्वांटम थ्योरी यहाँ पे क्लियर हो रही है। वो सोचता है अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या करता है, वो वहाँ से चला गया, है ना, तो डिफरेंट लुकिंग है। मैं बोले, वो बोलता है आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, में वहाँ से जल्दी मुड़ा, क्योंकि उसको पता है कि इस गवर्नमेंट के रूल्स क्या हैं, तो मुझे जेल में डाल देंगे। वो बोलता है बाबा यहाँ से भाग लेना अच्छा है, क्योंकि 1894 की जेल से अच्छा तो है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। अब नेक्स्ट पैरा, एंड दैट वाज दैट। उसके बाद इसके साथ जो यहाँ पे हुआ था, इसी लेवल तक वो वहाँ पे गया था। इसने 2-3 लोगों को वहाँ पे देखा था, इसने न्यूज़पेपर बॉय को देखा था, इसने जो एक टिकट काउंटर पे गया था, यहाँ इसने ओल्ड करेंसी को देखा था, 1894 की सारी चीज़ों को देखा था, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा था। उसके बाद ये बाहर आ गया, घबरा गया। अब उसके बाद वो करंट जितना भी है, ये करंट सिचुएशन वो अब डिस्क्राइब करेगा। अब इसके बाद वो थर्ड लेवल में नहीं जाएगा, अब वो प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी आ जाता है, एंड दैट वाज दैट। और ये था जो मेरे साथ हुआ, मैं थर्ड लेवल में ये गया था।
आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से बाहर आ गया जिस रास्ते से मैं वहाँ एंट्री मैंने मारी थी. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक नियरली all we had and bought old style currency that's really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. X for the 13 cents in the dozen. 1894 दूसरे दिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके माइंड में अभी भी वो चीज़ है. मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने एक एक चीज़ घर पे सब कुछ बताई, साइकियाट्रिस्ट को भी बताई, सैम को भी बता दी. अब मैं दूसरे दिन बैंक गया और मैंने वहाँ से क्या किया, हमें ओल्ड करेंसी मिलती है, अगर हम न्यू करेंसी दे के ओल्ड करेंसी परचेज करें तो वो बैंक के थ्रू हमको मिलेगी. और जो कॉइन डीलर्स हैं, अगर ये यहाँ पे क्लियर कर रहा है, इसने सैम को बताया, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को, कि यार सैम आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैं तो ये करेंसी वो करने जा रहा हूँ और मैं कल फिर से वहाँ जाऊँगा और टिकट खरीदूँगा. उसका फ्रेंड बोलता है भाई तुझे मिल तो जाएगी, लेकिन तू $300 उसको देगा ना तो तुझे कितने कितने मिलेगा, $200 ही ओल्ड करेंसी मिलेगा. ओल्ड करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है. मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे $100 कम मिलेगा ना. तो 1894 में महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी. 1894 में तो 13 सेंट्स के डजन एग आ जाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर एंड द लीड्स टू थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राई टू ऑफन इनफ. उस वो दिन था और उसके बाद मुझे कभी भी थर्ड लेवल नहीं मिला. मैं उसी रेलवे स्टेशन से आता था जाता था, लेकिन कभी मुझे, मैं ढूंढने की भी मैंने कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला. लुइसा वाज द प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड आई डिडंट वांट me to look for the third level anymore. And after a while I stopped, I went to back my stamp. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Wenner disappeared. Now nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy, and I used to tell him about the Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of place, and that's where he is all right in 1894. अब उसके बाद मैं लुइसा को मैंने बताया, वाइफ को, कि ऐसा ऐसा हुआ सब कुछ. वो तो बहुत टेंशन में आ गई. उसको बोला तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें. लेकिन एक चीज़ पक्का हो गया था कि थर्ड लेवल होता तो है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. क्योंकि जब लास्ट ईयर हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था प्रोफेसर गेटोंडे के पास, जो चैप्टर के अंदर था, उनके पास हिस्ट्री का नोट कहाँ से आया. वो हिस्ट्री में जो उन्होंने करेक्शन करके डेट अपडेट्स की थी, वो एक मिस्ट्री की मिस्ट्री रह गई. यहाँ भी इसके पास एक प्रूफ था कि मैं गया था, ओल्ड करेंसी थी. इसने बोला अब इसके पास एक ही जरिया था, जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, वो जो उसने देखा था, और स्टैम्प कलेक्टिंग के थ्रू इसने बोला कि नहीं थर्ड लेवल होता था. फिर मैंने बोला कि अब चलो कुछ दिन ही ऐसे बिजी रहा, अपने स्टैम्प कलेक्शन में वो गया. मैं और मेरी वाइफ दोनों ही एक एक चीज़ उसमें ऑब्जर्व करते रहते थे कि 1894 में जो चीज़ है, कौन प्रेसिडेंट थे, फिर वो जो मैगजीन है उसके साथ उसको कोरिलेट करता है. अब अचानक से यहाँ पे इसने फुल स्टॉप दे दिया राइटर ने, और एक नया सेंटेंस स्टार्ट कर दिया. इतने में बोले इन दिनों में क्या हुआ, मेरा जो फ्रेंड सैम था साइकियाट्रिस्ट, बहुत दिनों से डिसअपियर्ड हो गया था. मतलब दिखता ही, उसके बारे में कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं, उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके किसी रिलेटिव्स को, इवन उसके फ्रेंड्स को. उसका इतना अच्छा फ्रेंड था ये, किसी को भी पता नहीं कि डॉक्टर साहब कहाँ चले गए. अब वो बोलता है, इसको डाउट हो गया, इसको लगा कि मुझे पता है, भले वो साइकियाट्रिस्ट है, वो दूसरे लोगों को ट्रीट करता है, लेकिन उसको भी मेंटल पीस चाहिए. तो शायद वो कहीं पे ऐसे ही वैकेशन मनाने या फिर कुछ टाइम के लिए वो चला गया है ऐसी जगह पे जहाँ उसको पीस चाहिए. वो मेंटल पीस के लिए गया है, क्योंकि वो अक्सर मेरे से मेरे गेल्सबर्ग के बारे में पूछता था, क्योंकि वो एक सिटी बॉय था. एक सिटी में बॉर्न हुआ जो बच्चा होता है, उसको नेचर के साथ ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिलता है. उसके बाद स्टडी का बर्डन, स्कूल का बर्डन, ये बर्डन वो बर्डन, करियर बनाने का बर्डन. तो मुझे पता है बोले कि पक्का वो कहाँ गया होगा. ऑल राइट, 1894, मतलब ये कंफर्म नहीं है 1894 में, लेकिन उसको ये पता चल गया कि ये शायद मेरे टाउन गया है, मेरे
टाउन गया है वैकेशन स्पेंड करने के लिए, और वो अक्सर बोलता भी था कि यार तुम्हारा गांव कितना अच्छा है, तुम्हारे टाउन में मैं चला जाऊंगा। अब उसके बाद बिकॉज वन नाइट फिशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, अब वो फिर से स्टैम्प कलेक्शन की तो उसकी हॉबी थी। फिशिंग मतलब फाइंडिंग, वो सर्च कर रहा था स्टैम्प कलेक्शन। आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज? स्टैम्प कलेक्शन में उसने देखा, पता है आपको उसके कवर में क्या लिखा हुआ था? व्हेन द न्यू स्टैम्प, जब नई स्टैम्प इशू हुई थी, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, लास्ट पेज, हाँ, बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called the first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. It means अब जो स्टैम्प वो ये लोग परचेज करते थे, उन लोगों का यही होता था, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कुछ एनवलप्स को परचेज करते हैं अपने लिए वेरी फर्स्ट डे में, जिस दिन सेल लगती है उनकी, और अपने पास वो फर्स्ट डे कवर के मतलब वो संभाल के रख देते हैं। ओके, और उसको फिर वो कभी ऐसा नहीं है कि वो ओपन करते हैं या ऐसा कुछ नहीं, उसने रख दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, दैट नाइट अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड one that shouldn't have been there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that yet I didn't remember it at all. The stamp was the 6 cent dull brown with a picture of President Garfield, ये प्रेसिडेंट का देखो, Garfield. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank. I read. अब उसके बाद पता है क्या होता है, यहाँ से स्टोरी एकदम टर्न लेती है। एक रात वो क्या कर रहा था कि स्टैम्प कलेक्शन कर रहा था, वही पुराने। अब उसके दादाजी की भी हैबिट थी स्टैम्प कलेक्शन करने की। उसको उन स्टैम्प के अंदर एक एनवलप मिलता है। उस एनवलप में जो डेट डली हुई थी वो डेट थी 18 जुलाई 1894, वही जब वो थर्ड वर्ल्ड में गया था, थर्ड लेवल पे चला गया था। ओके, उस एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था उसके दादाजी का। वो जो एनवलप था एकदम पुराना, जब व्हाइट कलर का पेपर हो जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद पेल हो जाता है, एकदम पेल छोड़ के वो ब्राउन हो चुका था, इतना गंदा हो रखा था। तो उस मोस्टली एनवलप जब ऐसे मार्केट में जाते थे तो वो खाली होते थे स्टैम्प बेचने के लिए, लेकिन इसके अंदर इस पे लगी थी एक स्टैम्प 60 सेंट, और उस स्टैम्प के ऊपर प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ था। अब उसके बाद वो फिर क्या करता है, वो देखता है इसको कि ये क्या है। फिर वो खोलता है उसको, उसके अंदर एक मेल था, मेल का मतलब लेटर, ओके, उसके दादाजी के नाम और एड्रेस दादाजी का लिखा था। अब वो उसको खोलता है, द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, उसने पढ़ा। अब देखिए ये जो इसने ये बॉक्स के अंदर दिया है, इट्स लेटर, ये एक लेटर है। सबसे पहले आप इसका राइटिंग स्टाइल देखिए, इसका जो राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल का मीनिंग आपके होता है कि आज की डेट में जब हम लेटर लिखते हैं ना मॉडर्न इसमें, तो हमारा पूरा फॉर्मेट जो होता है लेफ्ट हैंड साइड का है। इसमें देखिए ये ओल्ड फॉर्मेट है, ये 18th सेंचुरी का फॉर्मेट है, राइट हैंड साइड का, हमारा फॉर्मेट लेफ्ट हैंड साइड होता है। 941 विलर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियंस, जुलाई 1894। इसके अंदर ये जो लेटर लिखा गया है, ये सेंडर का, जिसने लेटर भेजा है, तो ये गेल्सबर्ग इलियन से लिखा हुआ है। ये गेल्सबर्ग इलियन कौन सी जगह है, जिसके बारे में सैम अक्सर चार्ली से पूछा करता था, और ये चार्ली का वही विलेज है जहाँ पे एकदम पीस होती है, मैन सिगार पीते हैं, वुमेन फैन झलते हुए अपनी इवनिंग गुजारती हैं, एकदम पीसफुल लाइफ होती है। ये उसका गांव है, वहाँ से ये लेटर लिखा गया है 18 जुलाई को 1894, चार्ली। और किसके नाम लिखा गया है, चार्ली के नाम। चार्ली कौन है, जो थर्ड लेवल में गया था। ओके, और एड्रेस किसका है, दादाजी का एड्रेस है।
तो दादाजी के एड्रेस पे 18th सेंचुरी में जब दादाजी जिंदा थे तो चार्ली बॉर्न हो गया था। अगर वो बॉर्न हुआ भी था तो एक छोटा सा बच्चा रहा होगा, क्योंकि इसकी तो अभी एज कितनी है, उसने खुद बोला मैं 31 ईयर्स का हूं। ओके, अब चार्ली के नाम ये लेटर किसने वहां से लिखा है? सी, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the Dallas, someone is playing a piano, and they are all out of the front of the porch singing, seeing Nellie home, and I'm invited over for the lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. और नीचे लिखा था सैम, योर लविंग सैम। ये लेटर सैम ने चार्ली को लिखा था कि चार्ली, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ ये लेटर? गेल्सबर्ग इलियंस से 1894 में लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे, तुम जो बोलते थे ना कि थर्ड लेवल होता है, यस होता है, मैं वहीं पे हूँ, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ। उसका फ्रेंड 2 हफ्ते से नहीं मिल रहा था, मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे हूँ। मेरा एड्रेस ये है। कोई लोग यहाँ पे, मैं तो यहाँ मस्ती में, कोई लोग पियानो बजाते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ, कुछ लोग सिंगिंग करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं, नेली वहाँ पे होम पे है। और पता है कि मुझे ना लैमोनेट के लिए भी इनवाइट किया गया है। चार्ली, तुम और लुइसा जल्दी से जल्दी थर्ड लेवल में वापस आ जाओ, गेल्सबर्ग इलियंस में वापस आ जाओ। मुझे पक्का पता है कि ये बहुत वर्दी प्लेस है, प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ और विश्वास करो कि थर्ड लेवल होता है। और नीचे लिखा था द नोट इज साइंड सैम। चार्ली के लिए 18th सेंचुरी में सैम ने लेटर लिखा है। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गॉट टू, आई फाउंड दैट द सैम बॉट $800 worth of the old style currency that ought to set him up the nice little hay feed the grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg Illions in 1894, his old business. Why? Sam वॉज माई साइकेटिस्ट। अब वो बोलता है, अब यहाँ पे चार्ली सोच रहा हो, उसने फिर चेक किया, उसने पूरा पूरा चेक किया कि ये कैसे पॉसिबल है। सैम यहाँ पे 2 हफ्ते से 19th सेंचुरी में अभी नहीं मिल रहा है और इसने एड्रेस लिखा है, डेट डाली है 18 जुलाई 1894 की। ये कैसे पॉसिबल? जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, 50% एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तो 50% एक्सपीरियंस इसको हो गया, ये तो वहाँ पहुँच गया है। ये क्या है? मैं तो टिकट भी नहीं ले पाया, ये तो टिकट लेके पहुँच गया। अगर ये एक्चुअली में पहुँचा है तो मुझे देखना पड़ेगा। उसने उसके सारे अकाउंट्स चेक किए, सब कुछ चेक किया, सब कुछ स्टैम्प कलेक्शन में चेक किया। उसको क्या मिला कि उसने $800 लिए हैं और उसके बदले उसको 800 के बदले उसको शायद 700 600 ओल्ड करेंसी मिली होगी और वो वहाँ वो पैसे लेके गया है। ये बोलता है अब तो वो मज़े से जिएगा वहाँ पे। लिटिल है मतलब ड्राई ग्रास का ऐसा कुछ बिजनेस करेगा, ग्रेन्स का बिजनेस करेगा, गांव में किसान खेती गिरी का काम करेगा। और वो हमेशा बोलता था कि ये कितना अच्छा है कि काश वो ऐसा काम कर पाए, और उसने ये करके दिखाया। उसका जो, तो फिर उसका ओल्ड बिजनेस, ये उसका ओल्ड बिजनेस है। गेल्सबर्ग इलियन में 1894 में फिर क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया, उसका वो ओल्ड बिजनेस है या वो प्रेजेंट में गया है। सैम वॉज माई साइकेटिस्ट। पर सैम मेरा साइकेटिस्ट कैसे हो सकता है अगर वो प्रेजेंट में वहां पे चला गया? और यहाँ पे राइटर ने एक सस्पेंस डाल के छोड़ दिया है कि क्या एक्चुअली थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ये क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। ये क्वांटम थ्योरी, क्या इंसान एक ही वक्त में 2 जगह जा सकता है? कई बार बोलते हैं कि नहीं, वो आपका इल्यूजन है। अगर वो इल्यूजन है तो ये प्रूव कहाँ से आया? अगर ये प्रूव है तो रियलिटी क्या है? दो जो स्टोरी है ये एक्चुअली क्वांटम थ्योरी पे रिलेटेड है। इन द स्टोरी देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस की यहाँ पे बात की है। द फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर इन द प्रेजेंट while the third existed 1890s. Charlie and his wife, the Galesburg 1894. The old architecture witnessed by Charlie, the third level, was the different were dressed like him, but the people on the third level were dressed in the clothes 1890s. The newspaper, the word the Charlie saw with the vendor on the third level was dated June 11, 1894.
This overlapped with his real-time existence and the world. Also, the letter mailed by psychiatrist friend Sam was mailed to Charlie's grandfather on 18th July 1894 and received by Charlie in the present. The story proves that the illogical thinking may not be useless as it could have the large bearing on the future projection. Fantasies which were considered far-fetched may become the reality in the present or future. It wouldn't be incorrect to say that the time may come when the railway stations would be fitted with the time machines that would make the travel into different time zones possible. तो ये चैप्टर हमको यही एक्सप्लेन कर रहा है कि हम इस चीज़ को एक डिनाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं टाइम मशीन कुछ नहीं होता है, एक एक प्रोजेक्शन कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है, साइंस ये प्रूव करने में लगा है और ये कुछ प्रूफ्स भी आए, काफ़ी सारे लेसन्स भी आए कि इंसान एक ही समय में, एक ही टाइम में मे बी फ्यूचर में भी जा सकता है और पास्ट में भी जा सकते हैं, इवन प्रेजेंट में भी रह सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।